नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। क्या हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनेगी सत्ता की गारंटी? सीएम मनोहर लाल लगातार पीपीपी के आंकड़ों को आधार बनाकर गरीब तबके के लोगों को लाभकारी योजनाएं देने का लाभ देने की बात कर रहे हैं। लाभार्थियों को जिस हिसाब से लाभ पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि पीपीपी के लाभार्थी तीसरी बार मनोहर सरकार के लिए सत्ता की गारंटी बनेंगे। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से, देवेंद्र कथुरिया पानीपत से हमारे एसोसिएट एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके की रणनीति सरकार बना रही है, उसका फायदा क्या होने वाला है। रिपोर्ट पहले देखिए। हरियाणा में दोनों बड़े लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी बीजेपी सरकार और पार्टी संगठन सरकार के पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र को समाज के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता पहुंचाने का बड़ा सियासी हथियार बनाने की स्थिति में दिख रहे हैं। परिवार पहचान पत्र को सरकार की बड़ी उपलब्धि और आधार बनाकर मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं को पीपीपी से तेजी से जोड़ रहे हैं। जाहिर है सरकार को इसका सियासी फायदा भी मिलेगा। एक दिन पहले ही अपने अफसरों को ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों को इस दस्तावेज के जरिए फिर स्कूलों में लाने का आदेश देने वाले सीएम ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दयालु योजना के तहत 2000 परिवारों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने की जानकारी दी। यानी सरकार का परिवार पहचान पत्र गरीब परिवारों को सरकारी आर्थिक मदद पहुंचाने का प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। तो दयालु स्कीम में जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। गौरतलब है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार शुरुआती आलोचना के बाद अब परिवार पहचान पत्र को लोकप्रिय और स्वीकार्य दस्तावेज बनाने में सफल होती लग रही है। यही वजह है कि एक गैर बीजेपी राज्य सरकार ने भी पीपीपी को लेकर हरियाणा सरकार की तारीफ की है और इसके अध्ययन और मार्गदर्शन के लिए अपने अफसरों की टीम चंडीगढ़ भेजी। यानी प्रदेश की मनोहर सरकार परिवार पहचान पत्र को तीसरी बार सत्ता में काबिज होने का बड़ा हथियार बनाने की कोशिश में लग गई है। सवाल अब यही कि क्या ये दस्तावेज हैट्रिक बनाने के सरकार के सपने को पूरा कर पाएगा? इसका इंतजार तो करना होगा हम सबको। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। बिल्कुल, क्या पीपीपी मॉडल जो है सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है? हरियाणा के जो सत्ता है उसके सिंहासन की एक सीढ़ी का रास्ता बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सीढ़ी बनेगा, यूं कहें बड़ा सवाल है। महेश, पीपीपी मॉडल अगर देखा जाए तो परिवार पहचान पत्र की जो बात सरकार कर रही है, कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब आपदा में अपने लिए अवसर तलाशना है। दरअसल परिवार पहचान पत्र एक आपदा से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में साबित नहीं हुआ वोट बैंक के लिहाज से। वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा अगर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में और खासकर शहरी क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी है वो परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर झेलनी पड़ी है। प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसी चीज जो कह सकते हैं कि पैसे वालों से जुड़ा ये पूरा मामला
जिसके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टीज है, उसे प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत है, वरना गरीब 2 वक्त की रोटी में अपना पूरा दिन, अपनी पूरा जो जीवन है उसकी तलाश में बिता देता है, तो प्रॉपर्टी आईडी से कोई बहुत बड़ा सरोकार उसे नहीं है। लेकिन परिवार पहचान पत्र एक ऐसी चीज जिसे गरीब से गरीब को अपने लिए बनवाना है और अमीर से अमीर को अपने लिए परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था करनी है। आपदा से कम ये साबित नहीं हुआ परिवार पहचान पत्र, और लगातार मैं अपने दर्शकों से ये बात पहले से कह रहा था कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी ने सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को किया, और परिवार पहचान पत्र से ही अब रेवड़ियां बांटने का काम सरकार की तरफ से होगा। ये बात हम अपने इसी कार्यक्रम में लगातार पहले से दर्शकों को बता रहे थे कि आने वाले दिनों में जो चीज जिसे नहीं भी मिल सकती वो उसे अब दी जाएगी, क्योंकि मौसम चुनावी है। चाहे वो राशन की बात की जाए, अन्य सुविधाओं की बात की जाए, नई योजनाओं की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, ऐसे से रोजगार के नए नए अवसर यहां पर सृजित करने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखते ही एक नजर में पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये चुनाव से ज्यादा नहीं चल पाएगा। लेकिन बावजूद इसके उसके लिए लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए वो अवसर पैदा किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की एक विज्ञापन का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, जो कि कुमारी शैलजा ने आज उसी विज्ञापन का जिक्र अपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं ऐसे युवाओं से जिन्हें कमीशन के आधार पर परिवार पहचान पत्र ठीक करने के लिए गांव में ही बैठाया जाएगा। सीएससी सेंटर्स जो अलग अलग गांव में खोले गए हैं, उसी की तर्ज पर ये जो नए युवा है वो भर्ती किए जाएंगे। 1000 रुपए उनसे फीस ली जा रही है। 2 तरह के टेस्ट उनके लिए जाएंगे। पहले टेस्ट में क्लियर होने पर 500 रुपए वापस कर दी जाएंगे। अब कुमारी शैलजा का सवाल यह था कि ये जो रोजगार है परिवार पहचान पत्र, अगर एक गांव में सभी के परिवार पहचान की पत्र की त्रुटियों को अगर खत्म कर दिया गया तो उसके बाद किस तरह का काम इन्हें मिलेगा। योजना भी किसी तरह की सैलरी से जुड़ी नहीं है, उसमें कमीशन दिया जाएगा, और चुनाव के बाद इस पूरी योजना का क्या होगा। तो यकीनन अब ऐसी सुविधाएं सरकार देने की कोशिश इसी परिवार पहचान पत्र के जरिए करेगी। जो आपदा थी उसे अब अवसर बना दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ गरीब परिवारों को दिया जाए, उनके साथ संपर्क साध लिया जाए। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं जो लगातार बीजेपी के अलग अलग जिला कार्यालयों से ऑपरेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए और टेली कॉलर्स जो है एक एक लाभार्थी से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा जुटा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से मोदी और मनोहर लाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी जिंदगी में परिवर्तन किया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्या हैट्रिक कराएगी हरियाणा में ये पीपीपी का जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है सरकार? और लगातार आज भी दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है उसके अंतर्गत 75 करोड़ 10 लाख रुपए का ऐलान सरकार ने ये बात कही है कि उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। बकाया 1159 यानी 1159 जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी पात्र जो हैं, उनके खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए डाले जाएंगे। तो यानी कि एक विजन के तहत काम करे हरियाणा सरकार। और क्या इसका फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्या ये पीपीपी लाभार्थी सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाएंगे? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जैसे भारत सरकार का आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बने, आधार कार्ड पूरे देश में, ताकि उसका किस देश का नागरिक है सारा ब्यौरा उसके पास है। आधार कार्ड की तरह हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र अपने राज्य से संबंधित जो परिवार है, जो वोटर्स है, जो यहाँ के निवासी है, उनका डाटा एकत्र किया है। परिवार पहचान पत्र में पूरी डिटेल है, किस परिवार में कितने लड़के हैं, लड़कियां, उनकी उम्र क्या है, सरकारी नौकरी किसके पास है, उनकी आमदन क्या है, इस तरह का ब्यौरा है उनके पास। उस ब्यौरे में सरकार का ये कहना है कि हमारे पास तमाम आंकड़े हैं, क्योंकि योजनाएं बनाने के लिए सही आंकड़े चाहिए, और उनमें कितने बीपीएल परिवार है, कितने वो है जिनकी 2 लाख से ज्यादा आमदन है, पूरा डिटेल है। और पिछले दिनों में तो याद है 1.5-2 साल पहले जब ये बनने शुरू हुए थे परिवार पहचान पत्र, बहुत बवाल हुआ था जगह जगह, हर जिले में, हर शहर में, कि उसमें गलत जानकारी थी। मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले जब हम फील्ड में गए बतौर रिपोर्टर। मेरे को कई लोगों ने कहा कि एक आदमी कहते जी सेक्टर 13-17 का मैं तो 4 साल से बीमार था, बेड पर था, मेरा कमाई का जरिया नहीं है, लेकिन जब परिवार पहचान पत्र बनकर आया तो 5 लाख रुपए सालाना आमदन थी। वो कहते हैं मेरे से कोई मिला नहीं, किसी ने पूछा नहीं, 5 लाख कैसे भर दिया। ऐसी तमाम तरह की शिकायतें थी। तब तो बहुत सारे सरकार की जब आलोचना हुई कि ये क्या हो गया, लोग बैठे घर बैठे परेशान हुए, उसके बाद सरकार ने जिला स्तर पर कैंप लगाए थे। कैंप में एडीसी को जिम्मेदारी दी गई कि आप तुरंत इन गलतियों को, त्रुटियों को दूर करो। उसके बाद अभी भी आज की डेट में भी एक मीडिया रिपोर्ट में था कि 13,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड या पेंशन कार्ड कट गए है। वो इसलिए क्योंकि उनकी आमदनी थी, जो क्राइम एरिया है, वो आमदनी से बाहर चले गए, जबकि
उनकी उतनी आमदन है ही नहीं, तो हजारों लोग अभी भी भटक रहे हैं। हालांकि देखिए इतना बड़ा हरियाणा 2,70,00,000 की आबादी है, 1.25 लाख से 1.5 लाख तक परिवार है, काम बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन सही तरीके ना होने से सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी। मेरे को लगता है अब चीजें स्ट्रीमलाइन है, अब चीजें दुरुस्त हुई हैं और सरकार और तेजी से करे क्योंकि चुनाव का समय है। तो कुल मिलाकर परिवार पहचान पत्र जिसको विपक्ष के मुख्य विपक्षी नेता भूपेंद्र हुड्डा बात में कहते कि हमारी सरकार आई तो हम प्रॉपर्टी आईडी को, ये किसान पोर्टल को, परिवार पहचान पत्र तब सबको हम खत्म कर देंगे क्योंकि लोगों की दुखती नब्ज को उन्होंने पहचाना है। हालांकि ये जो कार्ड है परिवार पहचान पत्र, ये व्यवस्था बनाने का एक कोशिश थी, सरकार की मंशा थी। अभी जैसे कई राज्यों में हमने देखा कि जातीय जनगणना का बिहार से जो बवाल उठा है, जातीय जनगणना कई राज्य मांग कर रहे हैं। कांग्रेस खुद कह रही, राहुल गांधी कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आके हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो मनोहर लाल ने ये कहा, मुख्यमंत्री है जो, उनका ये कहना कि हमें तो जातीय जनगणना की जरूरत नहीं, हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र है, हमारे पास सारा डाटा है, किस जाति के कितने लोग हैं, हमारे पास पूरा ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है। तो सरकार की उपलब्धियां भी हम मान सकते हैं, उन्हीं उपलब्धियों सरकार सरकारी योजनाओं को जो लाभार्थी है उनको परिवार पहचान पत्र के आधार पर इसका प्रचार करिए। और पन्ना प्रमुखों को भी कहा गया कि परिवार पहचान पत्र जो उस दायरे में आते हैं जिनके, उन लोगों का पता लगाया जाए, उनको कन्विंस कराया जाए कि बीजेपी सरकार ने आपके लिए वो किया जो किसी सरकार ने ना सोचा ना किया। तो सरकार इसको उपलब्धि बता रही है, लेकिन अब मैं मानता हूं बहुत सारी त्रुटियां ठीक हो गई, लेकिन अभी भी विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि लोग परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी। अभी आपको बताता हूं सूरज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 दिन से करनाल का एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है कि प्रॉपर्टी आईडी बनाना सीएम सिटी करनाल में भी बहुत मुश्किल है, साइट नहीं चली। एक व्यक्ति कह रहे 4 दिन से घूम रहा हूं, साइट नहीं चली, प्रॉपर्टी आईडी बनेगी कैसे? जबकि सरकार दावा करती है कि 8 से 10 से 15 दिन तक ये प्रॉपर्टी आईडी बन जाएगी। सीएम सिटी का ये हाल है, प्रॉपर्टी आईडी साइट भी नहीं चली, 4 दिन से वो एक व्यक्ति चक्कर लगा रहे। तो ये जमीनी स्तर की दिक्कतें हैं जो लोग बयान करें, सरकार को समझना होगा। सरकार की उपलब्धियां है लेकिन सरकार को इन दिक्कतों को दूर करना होगा। छोटी छोटी दिक्कतों के लिए आदमी भटक रहा है। जैसा मैं करनाल सीएम सिटी का बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी आईडी की जो सारा मैकेनिज्म है अभी भी दुरुस्त नहीं है, लोग परेशान है। बिल्कुल, लोग परेशान हैं, वही एक वजह है जिसकी वजह से जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक क्या पहुंच पा रहा है। क्या जो योजनाएं सरकार अभी भी बात कर रही है, सरकार 5,000 से ज्यादा हरियाणा में कार्यक्रम चलाए जाने का ऐलान भी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। अब ऐसे में जो कार्यक्रम चला रही है, जो योजनाएं सरकार ला रही है, उसमें कितनी तेजी आएगी, ये एक सवाल बना हुआ है। वीरेंद्र जी, चुनाव से पहले जो योजनाएं लाई जाती हैं, हर सरकार का ये ट्रेंड होता है कि भी, हालांकि हरियाणा में चुनाव भी दूर हैं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनाव की रणनीति भी लेकर तैयार की जा रही होगी सरकार की तरफ से। तो चुनाव से पहले जो योजनाएं की जाती हैं, लाई जाती हैं, क्या ये मात्र चुनावी भरी योजनाएं तो नहीं है? क्या लॉन्ग विजन के तहत सरकार काम कर रही है? क्या लग रहा है? देखिए, मनोहर सरकार की जो योजनाएं शुरू में बनी थी वो तो दीर्घकालिक योजनाएं थी, उनका चुनाव से कोई संबंध नहीं था। हालांकि देखिए अब चुनाव लोकसभा के नजदीक है तो ये कहा जा सकता है कुछ योजनाएं तो चुनाव से, राजनीति से प्रेरित हैं और सरकार का अपना एक उद्देश्य है। विकसित भारत के नाम से अब अधिकारी जो है रथ यात्राएं निकालेंगे, तो विपक्ष के लोगों को मौका मिला है, अभी सरकार जो है अधिकारियों को इस काम में लगा रही है। तो उसके लिए जो है वाहन खरीदे जा रहे हैं, वो अधिकारी वहां जाएंगे, गांवों के अंदर जाएंगे, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो विपक्ष को कहने का अवसर तो मिल ही गया है। और जहां तक दूसरी बात है, देखिए परिवार पहचान पत्र को जो लेकर इसके कई लाभ भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस अभिनव प्रयोग की प्रशंसा की है और इसके कुछ हद तक जो है सफल परिणाम रहे हैं। हालांकि देखिए इसमें खामियां कई हैं। किसी ने पहले परिवार पहचान पत्र बनाना है, जो पहले सिंगल लोग थे या दूसरे अनाथ लोग थे, उनको इनमें शामिल नहीं किया गया था। भाई जिनका परिवार ही नहीं है, जो सिंगल थे, तो उनको तो इनमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि अब उनको शामिल कर लिया गया है, तो इस तरह से उनका हालांकि वेरिफिकेशन किया जाता है। तो लेकिन एक कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। परिवार पहचान पत्र में किसी ने अपना बनवाना है या इसमें सुधार कराना है, तो बाकी जैसे कार्यों की निश्चित समय सीमा है उसकी निर्धारित नहीं की गई है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण बनाया गया है और जो इसके अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी के जो एक नेता रहे शीश खोला, उनको बनाया गया है। तो परिवार पहचान पत्र की दिशा में इसके लिए 500 सेवाओं को जोड़ा गया है। इससे लाभ तो होगा और ये मतलब स्वतः ही योजना का उनको लाभ मिलेगा। परिवार पहचान पत्र का काम सिर्फ जो है वो पीपीपी पहचान पत्र बनाना है और जो दूसरे विभाग है वो उनका डाटा जो है यहां से लेकर उनकी जो योजनाएं हैं उनका उनको लाभ देंगे। तो ये सब जो है डेटा एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो इसकी एक बात तो निश्चित है कि अब अगर हम हरियाणा की आबादी देखें
तो 2,79,00,000 बनती है इसके हिसाब से। और क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता दावे से कि कितने लोगों ने अपना परिवार पहचान पत्र बना लिया है और कितने लोग छूट गए। और इस तरह इसके आधार पर जो है, जहां नगर निगम के चुनाव होने हैं वहां वार्डबंदी भी इसी के आधार पर होगी। और वार्डों का जो परिसीमन होना है, कौन सा वार्ड आरक्षित होगा, कौन सा अनारक्षित होगा, वो भी इसी आबादी के आधार पर होगा, जो परिवार पहचान पत्र के आधार से होगी। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार बात भी आई है। अब मानेसर जो नगर निगम बनाया गया है परिवार पहचान पत्र के आधार पर, उसकी आबादी जो है वो जो है 1 करोड़ जो 2 करोड़ तो 79 लाख तो पूरे हरियाणा की है, तो उसकी जो है 1,60,000 आबादी की है मानेसर की। जबकि मानेसर नगर निगम के लिए पात्रता जो है न्यूनतम जो आबादी है वो 3 लाख की है। हालांकि पहले 5 लाख की निर्धारित की गई थी। फिर ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हालांकि कोई नगर निगम तो नहीं बनाया गया था, लेकिन उन्होंने 5 लाख की सीमा घटाकर 3 लाख आबादी कर दी थी। अब फिर मानेसर नगर निगम के औचित्य पर भी सवाल उठ गया, क्योंकि जब वहां की जो आबादी है 1,60,000 के आधार पर। ऐसे में सवाल वीरेंद्र जी कई उठे, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और देवेंद्र भी बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी होगी तब लोगों को लाभ मिल पाएगा, कईयों के काम अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, क्या उसको अमली जामा पूरी तरह से बनाया जा रहा है? क्या हर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंच रहा है? ये भी एक सवाल है। महेश, जनता का भरोसा कायम रखने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। अब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, पूरा प्रदेश जो है कर्जे में डुबा दिया गया है, शिक्षा के स्तर को चरमरा दिया गया है। ऐसे में क्या ये जो योजनाएं हैं सरकार की, ये कारगर साबित होंगी? क्या जनता का भरोसा जीतने में सरकार, हरियाणा सरकार, अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो कामयाब होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हौसले की सबसे बड़ी वजह है वो दरअसल प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र ही है। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडीज में जो खामियां शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली थी, उसी के बाद कांग्रेस पार्टी का हौसला लगातार बढ़ता चला गया था। और भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री ये बात बखूबी समझ चुके हैं कि आखिर मर्ज क्या है, संकट कहां से और कैसे पैदा हुआ है। इसी संकट को मिटाने की कोशिश में अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल लग चुके हैं। और 24 घंटे के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से फिल्म में हमने देखा था कि अनिल कपूर 24 घंटे के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे कामकाज को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी अंदाज में यहाँ पर मनोहर लाल अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और सीधे सवाल दागते हैं कि कितने दिन में ये काम पूरा करोगे, कितने घंटों में ये काम पूरा करोगे, और खुद उस काम को पूरा करवाने की जुगत में मुख्यमंत्री लगते हुए नजर आते हैं। तो यकीनन अब परिवार पहचान पत्र को आपदा में अवसर यहां पर भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। और जो वर्किंग भारतीय जनता पार्टी की है वो कांग्रेस पार्टी, आप या मैं, कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि वो अंडर कवर पूरा जो कामकाज है वो लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के तमाम 22 जिलों में जो बीजेपी कार्यालय है वो बनाए जा चुके हैं। तमाम 22 जिलों के अंदर एक कॉल सेंटर वहां पर तैयार कर दिया गया है, उसमें काफी बड़ी तादाद में युवाओं को भर्ती किया गया है। उन तमाम युवाओं के पास अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों की लिस्ट है, जिसमें उनका नाम, पता, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम इन्हीं 22 जिला मुख्यालयों में ये कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जो लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोदी और मनोहर लाल की कोशिशों का ही परिणाम है। जो आर्थिक फायदा आपको मिल रहा है, जो आयुष्मान में मुफ्त इलाज आपको मिल पाया है, तो यहां पर जो वर्किंग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं, पूरा संगठन कर रहा है, वो ना तो कांग्रेस पार्टी देख पा रही है, ना ही मीडिया देख पा रही है, क्योंकि पर्दे के भीतर ये पूरी जो कार्रवाई है, जो पूरा कार्यशैली है वो रखी गई है। मीडिया के लोग भी तब जब इन जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालयों में दाखिल होते हैं तो उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी में जहां पर के लोगों की तरफ से जो कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं वहां तक मीडिया के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये कार्यशैली किसी एक जिले में नहीं, पूरे हरियाणा के 22 जिलों में ये जो कॉल सेंटर्स है चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को हल्के में ले रही है, जो कवायद ग्राउंड जीरो पर और इसी डाटा के जरिए, इसी डाटाबेस के जरिए भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, आपदा को अवसर में बदल रही है और तेजी से और रहा है लोगों को अपने साथ कनेक्ट, टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए, कॉल्स के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल महेश, यही सवाल है, वो सही अंदाजा वोट के वक्त सामने आएगा। बिल्कुल महेश, और यही एक तैयारियां हैं, यही रणनीतियां हैं जो चुनावी पार्टियां करती हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से महेश ने जिक्र किया पीपीपी का, प्रॉपर्टी आईडी का, तो हरियाणा सरकार लगातार उस पर ही काम कर रही है, यानी कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती सरकार। बिल्कुल, देखिए सरकार
सरकार की मंशा ठीक है कि लोगों को फायदा पहुंचे, हरियाणा सरकार एक मॉडल स्टेट बने देश के बाकी राज्यों के लिए, सरकार की कोशिश है। लेकिन खामियां ये है, दरअसल एग्जीक्यूशन में, मॉनिटरिंग में दिक्कत आ रही है। हालांकि बीजेपी चुनावी तैयारियों की बात हो, सरकार को चलाने की बात हो, किसी काम को सिरे चढ़ाने की बात हो, बीजेपी की प्रयासों में कमी नहीं है। दरअसल जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके का मैकेनिज्म चाहिए, वो अभी नहीं है। मैं आपको दो चीजें स्वरूप बताता हूं। अभी बीजेपी ने मेरे को लगता है 80 से ज्यादा पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए हैं, जिलों में, विधानसभाओं में किए हैं। पीछे करनाल में 75वां हुआ था, उसके बाद 5-7 और भी हुए हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन, सवाल होता है, बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पन्ना प्रमुखों को कोई आप एक आदमी जिनकी ड्यूटी लगी है, 15-15 परिवारों से जुड़ो, उनको उनका परिवार का सदस्य बनो, घर चाय पियो, उनके दुख सुख की बात करो, समस्याओं की बात करो। अभी बहुत सारे, चूंकि चुनाव मौसम आ गया है, बहुत सारे वोटों को लोगों के वोट करके किसी का एड्रेस चेंज हुआ है, किसी का कोई त्रुटि है, तो मैंने पता किया कि जिन लोगों को जरूरत है, क्या उनके घर पन्ना प्रमुख सम्मेलन की जिम्मेदारी लेने वाले लोग पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। 80 पन्ना प्रमुख सम्मेलन बीजेपी कर चुके विधानसभा में, लेकिन मेरे को मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं ताकि जमीनी हकीकत का पता लगे। पन्ना प्रमुख जो है, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो किसी परिवार में नहीं गए उनसे पूछने कि आपका वोट पूरा है कि नहीं है, किसी तरह की मेरी सहायता की जरूरत हो, क्योंकि वो एक चैनल का काम कर सकते हैं। बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन पन्ना प्रमुख जो है वो अभी तक परिवारों में नहीं गए। बिल्कुल देवेंद्र, यही एक सवाल है, वो दूर की जा सके। यही एक सवाल है कि बीच में जो काम होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है? वीरेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा। कोरोना के वक्त जो एफआईआर दर्ज की गई थी सरकार की तरफ से, सरकार उसे वापस ले रही है, इधर पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस करा रही है और जनता को फायदा देने की बात कर रही है, जनता का भरोसा जीतने के लिए सब किया जा रहा है। सर, लास्ट रिएक्शन। ये सब बातें तो जैसे चुनाव में और नजदीक आएंगे तो और भी कई घोषणाएं होगी। देखिए, एक बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो ये नीति है, उनका किसी भी व्यक्ति को जो लाभ लेना चाहता है, जो सरकारी योजनाओं के दायरे में आता है, उसको नेताओं के चक्कर ना लगाने पड़े, वो पोर्टल के माध्यम से स्वतः ही उसको मिल जाए। वो जो चाहते हैं कि नेताओं की हाजिरी ना भरनी पड़े, उसको कई कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े, सरकारी कार्यालयों के, उसको जो ये लाभ मिलना चाहिए, जिसका वो पात्र है, उसको स्वयं ही मिल जाए। तो इस तरह की सोच है, लेकिन इसका एक उल्टा भी हो रहा है, लोगों को इसका काफी खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। करनाल में अमित शाह की रैली के दौरान जो है, जिस तरह एक युवक ने अपना रोष प्रकट किया, उससे भी झलकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, देखिए हर चीज जो है इसमें, अगर आप आईटी के साथ जुड़ते हैं तो उसके कई जो खामियां भी हैं वो भी उभर कर आती है। देखिए, काम करने वाले फिर आगे कर्मचारी हैं, उनका ढोलपुल रवैया भी इसमें बाधक बनता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या पीपीपी मॉडल जो सरकार इंट्रोड्यूस करा रही है और ऐलान भी कर रही है कि परिवार पहचान पत्र का जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इसका फायदा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी आईडी का एक इशू है, उसको सरकार पूरी तरह से सॉल्व करना चाहती है, नहीं विपक्ष को नहीं चाहती कि कोई भी मुद्दा मिले। ऐसे में क्या अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक उसका फायदा होगा? क्या राजनीति में जो वादे और दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसका फायदा आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार की ओर से आज दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत करोड़ों की जो ऐलान है, फायदे का ऐलान जो है वो जनता के लिए किया गया है। अब सत्ता की सीढ़ी तक क्या यह ऐलान, क्या पीपीपी लाभार्थी, क्या जाट बनाम गैर जाट, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है और हर तरफ से कोई कभी नहीं छोड़ना चाहती। क्या फायदा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।